गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसिड का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिस का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है और सॉल्ट का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अच्छा तो देखो एसिड्स, एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो एसिड क्या है, दे आर सावर इन टेस्ट। अगर एसिड को तुम टेस्ट करोगे तो ये कैसा फील होगा? टेस्ट, दे विल बी सावर इन टेस्ट। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक एसिड का क्या होगा? दे आर सावर इन टेस्ट। ठीक है, वहीं जाके अगर आप बेस के बारे में बोलेंगे कि बेसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेस क्या होगा? दे विल बी बिटर इन टेस्ट। बिटर टेस्ट होगा, मतलब क्या? तीखा होगा बेसिस। दे आर bitter, they are bitter in taste। ठीक है, अच्छा और क्या है? बेसिस क्या होगा? दे आर सोपी इन टच। अगर उसको टच करोगे तो सोप के जैसा फीलिंग आएगा बेसिस को। ठीक है, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? दे आर सोपी इन टच। तो ये है बेसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अच्छा सॉल्ट क्या है? सॉल्ट एक प्रोडक्ट है। जब एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाओगे तब सॉल्ट प्रोडक्ट होगा, मतलब सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। मतलब सॉल्ट क्या होगा? इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस को जब आपस में रिएक्ट करवाओगे तब सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो यह है एसिड, बेसिस और सॉल्ट, तीनों अलग अलग कंपाउंड है। ठीक है, देखो हम क्या बोले, एसिड सावर इन टेस्ट है और बेसिस बिटर इन टेस्ट है। ठीक है, देखो हर एक एसिड क्या तुम्हारा सावर इन मतलब एसिड टेस्ट में क्या होगा? सावर होगा और बेसिस टेस्ट में क्या होगा? बिटर होगा। ठीक है, लेकिन हर एक एसिड और हर एक बेस तुम ऐसे टच करके या टेस्ट करके नहीं देख पाओगे, क्योंकि एसिड्स बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, तो अगर कोई एक कंपाउंड एसिड है कि नहीं है, इसको तुम अगर खा के देखोगे कि इसका टेस्ट कैसा है देखे, तो वो तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, इसीलिए एसिड और बेसिस और सॉल्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा है, इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अलग अलग है कि कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे कि यह एसिड है, ये बेस है या ये सॉल्ट है। तो खा के तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि वो एसिड बहुत हार्मफुल होता है, बेसिस भी बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, तो हमेशा खा के या टेस्ट करके हम नहीं बता पाएंगे, तो इसके लिए अलग प्रोसेस है, अलग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ क्या होता है? उसके लिए एक कंपाउंड, एक रिएजेंट यूज़ होता है। रिएजेंट का नाम है इंडिकेटर। उस रीजन का नाम है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है? कि ऐसा सब्सटेंस है जिस सब्सटेंस से तुम कोई भी लिक्विड, कोई भी सब्सटेंस तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो एसिड है क्या बेस है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या है? ये डिफरेंशिएट करता है एसिड और बेस के बीच में कि ये एसिड है कि बेस है। मतलब ये इंडिकेटर्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि वो जो तुम सब्सटेंस लिए हो वो एसिड है कि बेस है। कैसे इंडिकेट करेगा? कलर चेंज करके। मतलब इंडिकेटर्स का क्या? कलर चेंज हो जाएगा। जैसा इंडिकेटर का कलर, ओरिजिनल कलर जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। एसिड में, एसिड अगर है सब्सटेंस तो अलग कलर दिखेगा तुमको, और अगर बेस है तो वो अलग कलर दिखेगा तुमको। ठीक है, मतलब क्या? ये डिफरेंशिएट करेगा, इंडिकेट करेगा बाय द कलर चेंज कि जो तुम सब्सटेंस लिए हो वो एसिड है कि बेस है। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद देखो एसिड, ये जो एसिड है ना, ये एसिड जनरली तुम्हारा हाइड्रोजन रिलीज करेगा। मतलब कोई भी एसिड अगर तुम देखोगे वो हमेशा क्या? हाइड्रोजन रिलीज करेगा, मतलब उसके पास हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, मतलब एसिड के बारे में अगर बात करेंगे तो इसके एसिड में क्या? हमेशा H+ आयन रिलीज करेगा। H+ मतलब क्या है? ये हाइड्रोजन आयन है, या फिर इसको हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। इसका नाम हाइड्रोजन आयन भी है, या इसको हम लोग क्या? प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। मतलब एसिड हमेशा जब तुम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे या पानी में डालोगे, हमेशा कोई भी एसिड H+ रिलीज करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा, चाहे वो कोई भी एसिड हो। जैसे कि अगर H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड ये भी करेगा। HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी करेगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड ये भी करेगा। हर कोई एसिड करेगा, अगर एसिड है तो करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेसिस क्या होगा? जैसे एसिड को अगर तुम एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो वो H+ आयन रिलीज करेगा, मतलब प्रोटॉन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। ठीक है, वैसे बेसिस को अगर तुम एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो बेस भी क्या? OH- आयन रिलीज करेगा। OH- आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, या तो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा या तो O2- आयन रिलीज करेगा। इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन।
और ये जो O2 माइनस है इसको बोला जाता है मेटालिक ऑक्साइड आयन। ये है हाइड्रोक्साइड आयन, ये है मेटालिक ऑक्साइड आयन। या तो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा या तो मेटालिक ऑक्साइड आयन रिलीज करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, बेसिस का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड Cu2O। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एक बेस है, क्योंकि इसको तुम एक्वस सॉल्यूशन डालोगे, इसको अगर तुम एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो ये क्या मेटल ऑक्साइड O2 माइनस रिलीज करेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये भी एक बेस है, इसको तुम अगर एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो NaOH क्या ये OH माइनस आयन रिलीज करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा। तो ये सब तुम्हारा क्या है, बेसिस है। समझ में आया। अच्छा, उसके बाद आते हैं सॉल्ट में। सॉल्ट क्या है, एसिड और बेस को जब आपस में रिएक्ट करवाओगे तब सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा तो सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है एसिड और बेस को जब आपस में तुम रिएक्ट करवाओगे, जब एसिड और बेस आपस में कॉम्बाइन होगा तब सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सॉल्ट का एग्जांपल क्या होगा, देखो सॉल्ट का एग्जांपल क्या होगा, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है। अब अगर बोले कि NaCl कैसे फॉर्मेशन हुआ, NaCl तो सॉल्ट है ना, मतलब कोई एक बेस और कोई एक एसिड है जो आपस में रिएक्ट किया और NaCl फॉर्मेशन हुआ, सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे जो बेस है वो क्या होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो एसिड है वो है HCl। ठीक है, अब इसको तुम आपस में रिएक्ट करवाओगे तो ये OH और H क्या बाहर निकल जाएगा, बेस का OH और एसिड का H दोनों मिलकर क्या होगा, H2 होगा, H2 निकल जाएगा, फॉर्मेशन होगा NaCl सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट हो गया। ठीक है, अच्छा उसको NH4Cl ये कहाँ से फॉर्मेशन होगा, इसमें एसिड और बेस क्या है, बेस तुम्हारा क्या है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, और एसिड क्या है HCl। आपस में रिएक्ट करवाओगे क्या, तो पानी निकल जाएगा, बेस से OH और एसिड से H, पानी निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, फॉर्मेशन क्या होगा NH4Cl। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है सॉल्ट। ठीक है, ये बाद में और डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या एसिड और बेस और सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर दिए कि एसिड क्या है एक्चुअली, ठीक है, बेस क्या है एक्चुअली, और सॉल्ट क्या है एक्चुअली। ठीक है, अब डिटेल्स में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, एसिड पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे, सॉल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हेडिंग लगाओ एसिड्स। एसिड्स देखो, एसिड ये हम लोग तो पढ़ लिए, दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े एसिड के बारे में। पहला क्या है, ये दे विल बी सावर इन टेस्ट, टेस्ट क्या होगा, सावर होगा, और क्या होगा, एसिड हमेशा एक्वा सॉल्यूशन अगर उसको डालोगे तो H+ आयन रिलीज करेगा, मतलब हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन रिलीज करेगा। ये दो खासियत है एसिड का। ठीक है, तुम लोग का बुक में देखना बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है एसिड का, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके बाद तुम्हारा नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके बाद और बहुत सारा एसिड है। ठीक है, तुम लोग का बुक में देखना दिया हुआ है बहुत सारा नेचुरलिंग एसिड, नेचुरल एसिड मतलब जो एसिड नेचुरली हम लोगों को मिलता है। ठीक है, उसको बोला जाता है नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। बहुत सारा एसिड हम लोग को नेचुरल में मतलब नेचर से मिलता है, दे आर कॉल्ड एज नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। तुम लोग का बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, हम 2-3 तुमको बता दे रहे हैं, जैसे कि एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला है CH3COOH, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, विनीगर, मतलब विनीगर के अंदर क्या रहता है, एसिडिक एसिड रहता है। एसिडिक एसिड का ही दूसरा नाम है विनीगर, ये केमिकल नेम है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जैसे मान लो बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड नहीं, ये नेचुरल नहीं है। उसके बाद मान लो अगर हम बोल दे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड इसका अगर हम बोलेंगे ये मिलता कहाँ है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH है ना, मिलता कहाँ है, ये स्टिंग ऑफ, मिलता है ये स्टिंग ऑफ बीज एंड एंड्स। एंड्स और बीज का जो स्टिंग होता है जहाँ से वो खून चूसता है, ये एंड क्या करता है अपना, अगर स्टिंग बॉडी के अंदर घुसा देगा तो क्या तुम्हें दर्द लगेगा, तो दर्द महसूस होगा, तो उस स्टिंग में क्या रहता है, ये फॉर्मिक एसिड रहता है, बीज और एंड्स के स्टिंग में ये फॉर्मिक एसिड रहता है। ठीक है, उसके बाद मान लो लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड किस में रहता है, मिल्क में, मिल्क में मिलेगा, कर्ड में मिलेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद और क्या है, मान लो ऑक्जेलिक एसिड, ये भी नेचुरली ऑकरिंग एसिड है, नेचर में हम लोग को मिलता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पे मिलता है, टोमेटोज में मिलता है। तो ये सब क्या है, नेचर से हम लोग को मिलता है, जिसको हम बोला जाता है नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। ठीक है, तो और भी बहुत सारा बुक में दिया हुआ है, देख लेना।
ठीक है। अच्छा, तो एसिड को हम अगर डेफिनेशन पूछेगा कि एसिड को तुम कैसे डिफाइन करोगे, तो देखो एसिड क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या या तो एक ठो या तो एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रहेगा। ठीक है, क्या बोले, एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें या तो एक ठो या तो एक ठो से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रहेगा। ठीक है, और उसको अगर तुम वाटर में डिजोल्व करोगे तो वह प्रोड्यूस क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है एसिड। जो ये करेगा, जो कंपाउंड करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, एसिड। तो एसिड करेगा क्या, एसिड दे आर कंपाउंड्स, एसिड्स आर समथिंग दैट दे आर कंपाउंड्स जिसमें क्या रहेगा, या तो एक तो हाइड्रोजन एटम रहेगा या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रहेगा। और अगर उसको तुम पानी में डिजोल्व करते हो तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, H3O+ आयन प्रोड्यूस करेगा पानी में डिजोल्व करने के बाद। इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ठीक है, मतलब हमें क्या पता चला कि एसिड के अंदर या तो एक ठो या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है। जैसे कि मान लो अगर हम HCl की बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसको अगर तुम पानी में डिजोल्व करोगे तो ये क्या करेगा, H2O+ आयन फॉर्मेशन करेगा, मतलब ये फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रहा है बात। अब HCl के अंदर है क्या, H+ है और Cl- है, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जब इसको तुम पानी में डालोगे ना तो ये H+ क्या करेगा, इस पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा, करके क्या H3O+ फॉर्मेशन होगा और ये Cl- जैसे अलग था अलग रह जाएगा, ऐसे करके। समझ में आया, तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, तो हमें पता क्या चला कि एसिड के अंदर हमेशा क्या रहेगा, एक H+ आयन रहेगा, मतलब एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन रहेगा। उसको जब तुम पानी में डिजोल्व करोगे तब जाके वो H3O+ या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे हम HCl से तुमको समझाए, और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसको अगर तुम पानी में डिजोल्व करते हो, दो तो पानी लगेगा कि बैलेंस के लिए या दो हम दिए, पानी में अगर डिजोल्व करोगे तो क्या करेगा, ऑब्वियसली H3O+ प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि H2SO तो एसिड है। एसिड को पानी में डिजोल्व करोगे तो हमेशा क्या H3O+ प्रोड्यूस करेगा, तो H3O+ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या है, SO4, तो SO4 दो तो रह जाएगा, ये सल्फेट आयन रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि H2SO4 मतलब क्या, इसमें कितना है, इसको अगर तुम तोड़ोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें, दो तो H+ आयन मिलेगा और एक ठो SO4 2- आयन मिलेगा। समझ में आ रहा है बात, दो ठो H+ आयन मिलेगा और एक ठो SO4 2- आयन मिलेगा, और ये दो ठो H+ और दो ठो H2+ ये आपस में रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या दो ठो H3O- आयन, दो H3O+ आयन प्रोड्यूस करेगा, और ये SO4 2- अलग से रह जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है रिएक्शन का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मान लो अगर H2SO4 ना लेके हम HNO3 लेंगे, नाइट्रिक एसिड लेंगे, इसको अगर पानी में डिजोल्व करोगे तो भी सेम होगा, ये H3O+ आयन ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, H3O+ आयन प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे एक ठो पानी लगेगा। ठीक है, और क्या रह जाएगा, NO3- अलग से रह जाएगा। इसका मैकेनिज्म भी सेम है, देखो HNO3 में रहता क्या है, H+ रहता है और NO3- रहता है। ठीक है, जब पानी में तुम इसको डिजोल्व करोगे तो H+ और H2O क्या होगा, ये H3O+ प्रोड्यूस करेगा और NO3- क्या अलग से रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होता है एसिड में, अगर तुम पानी में अगर तुम एसिड डालोगे तो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, कितने प्रकार के एसिड होते हैं। ठीक है, देखो हम लोग अभी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, एसिड का क्लासिफिकेशन। देखो एसिड को क्लासिफाई किया जाता है बहुत तरीके से। ठीक है, पहला वाला है कि डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेस, एसिड का सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से हम लोगों को मिलता है। तो पहला क्लासिफिकेशन होगा क्या, डिपेंडिंग ऑन सोर्सेस, एसिड मिलता कहाँ से है, डिपेंडिंग ऑन सोर्सेस। देखो डिपेंडिंग ऑन सोर्सेस के हिसाब से दो तरीका का एसिड होता है, एक आता है ऑर्गेनिक एसिड्स, दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड्स। एक आता है ऑर्गेनिक एसिड्स, दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, अब सवाल है ये ऑर्गेनिक एसिड क्या है। ऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या, जो हम लोगों को क्या प्लांट से मिलेगा। ऑर्गेनिक एसिड क्या है, जो हम लोगों को प्लांट से मिलेगा, जो एसिड प्लांट से मिलता है उसी को बोला जाता है क्या, ऑर्गेनिक एसिड। मतलब ऑर्गेनिक एसिड का सोर्स क्या है, प्लांट्स। ऑर्गेनिक एसिड का सोर्स क्या है, प्लांट्स। जो एसिड हम लोगों को प्लांट से मिलता है उसी को बोला जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स। एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड यूजुअली फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, अच्छा, इस एसिड के अंदर क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, कार्बन एटम रहेगा।
ठीक है। हाइड्रोजन एटम के साथ क्या रहेगा, कार्बन एटम रहेगा, क्योंकि एसिड है, मतलब एसिड मतलब इसके पास तो हाइड्रोजन एटम रहेगा ही रहेगा, और क्या रहेगा, कार्बन एटम रहेगा। ठीक है, मतलब कार्बन एटम इज प्रेजेंट along with हाइड्रोजन एटम, along with हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एसिड में तो हाइड्रोजन एटम रहता ही है। ठीक है, और उसके साथ क्या रहेगा, कार्बन एटम भी रहेगा, अगर वो एसिड ऑर्गेनिक एसिड हुआ तो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है ऑर्गेनिक एसिड का, जैसे मान लो ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड ये तुम्हारा क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है। इसके अंदर क्या, कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन तो रहेगा ही और कार्बन भी है। इसका फॉर्मूला क्या है, COOH2। यह ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है, COOH2। ठीक है, उसके बाद एसिडिक एसिड, ये भी क्या है तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। ठीक है, उसके बाद फॉर्मिक एसिड, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। तुम देखो हर एक एसिड में क्या है, हाइड्रोजन के साथ कार्बन है। तुम इसमें देखो ऑक्जेलिक में देखो हाइड्रोजन के साथ कार्बन है, एसिडिक एसिड में देखो हाइड्रोजन के साथ कार्बन है, फॉर्मिक एसिड में देखो हाइड्रोजन के साथ कार्बन है। मतलब क्या, ये सब तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, अच्छा ये ऑर्गेनिक एसिड क्या है, इसका नेचर क्या है, ये बहुत ही वीक एसिड है, इतना स्ट्रांग नहीं है, बहुत ही वीक एसिड है। तो इसका नेचर क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड दे आर वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड कैसा होता है, नेचर क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड का, दे आर वेरी वीक एसिड्स। और ये क्या कभी सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं कर पाएगा, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में अगर तुम ऑर्गेनिक एसिड डाल दोगे ना, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड बहुत ही वीक एसिड है, इसलिए ऑर्गेनिक एसिड टोटल आयोनाइज नहीं होगा, उस सॉल्यूशन को पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं कर पाएगा। मतलब क्या, आयन में टूटेगा नहीं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि यह एसिड बहुत ही वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अच्छा इसलिए क्या है, वो आयोनाइज नहीं कर पाएगा। अच्छा आते हैं अभी इनऑर्गेनिक एसिड में। देखो इनऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड का दूसरा नाम है मिनरल एसिड्स। इसका दूसरा नाम क्या है इनऑर्गेनिक एसिड का, मिनरल एसिड्स। मतलब क्या है, जो एसिड हम लोगों को क्या मिलेगा, यूजुअली मिनरल से मिलेगा, उसी को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक एसिड का दूसरा नाम मिनरल एसिड है। मतलब क्या, जो एसिड हम लोगों को मिनरल से मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे या मिनरल एसिड बोलेंगे। मतलब इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड का सोर्स क्या है, मिनरल्स। समझ में आया, दोज एसिड्स which are obtained usually from minerals are known as inorganic acids और mineral acids। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसमें एसिड है तो मतलब हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कार्बन नहीं रहेगा। कार्बन इसमें क्या एब्सेंट है, मतलब कार्बन एटम इज नॉट प्रेजेंट, कार्बन एटम नहीं रहेगा। ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन एटम रहेगा, लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन एटम नहीं रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसे इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल बोलेंगे, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, अगर हम इसको एग्जाम्पल बोलेंगे, इसको एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है। उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये इनऑर्गेनिक एसिड है। उसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक एसिड है। ये सब तुम्हारा इनऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन नहीं है। ठीक है, इस एसिड के अंदर कार्बन से नहीं है, इसलिए इनऑर्गेनिक एसिड है। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, और एक तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक तो सवाल पूछेगा कि एक ऐसा इनऑर्गेनिक एसिड का नाम बताओ जिसके अंदर कार्बन है। हम लोग क्या पढ़े कि इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर कार्बन रहता नहीं है, यही पढ़े ना, लेकिन एक एक्सेप्शन है। तुम्हें सवाल पूछेगा कि एक ऐसा इनऑर्गेनिक एसिड का नाम बताओ जिसके अंदर कार्बन है, मतलब उसको तुम इनऑर्गेनिक एसिड बोलोगे लेकिन फिर भी उसके अंदर कार्बन रहेगा। उसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसका एग्जाम्पल होगा H2CO3। H2CO3 इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। देखो ये कार्बोनिक एसिड क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कार्बन है। अगर कार्बन रहता है तो क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड हो जाता है। तो इनऑर्गेनिक एसिड तो नहीं होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर तो कार्बन रहता नहीं है। लेकिन ये एक इकलौता ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर कार्बन है लेकिन फिर भी ये इनऑर्गेनिक एसिड है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अच्छा इसका नेचर क्या होगा, मतलब इनऑर्गेनिक एसिड का नेचर क्या होगा। इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड से। इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड से। मतलब क्या, इसको अगर तुम कोई भी सॉल्यूशन में डाल दोगे इनऑर्गेनिक एसिड को, तो वो कंप्लीटली आयोनाइज कर देगा, मतलब उस सॉल्यूशन के कंप्लीटली पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में टूट देगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड को, कि दो तरीके के एसिड हम लोगों को देखने को मिलेगा, एक आता है इनऑर्गेनिक एसिड, एक आता है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, दोनों का हम लोग क्या पढ़े, खासियत पढ़ लिए। क्या इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ऑर्गेनिक एसिड क्या है, बहुत ही वीक एसिड होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो हम लोग पढ़ेंगे कि नेक्स्ट जो कैटेगरी है ये डिपेंडिंग ऑन सोर्सेस के हिसाब से मेनली दो तरीके के एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, लेकिन ये दो छोड़ के और भी दो एसिड है, ये दो छोड़ के और भी दो एसिड है, ये मेन है, मतलब ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड मेन है, लेकिन ये दो छोड़ के और भी एसिड है। पहला वाला क्या है बोलेंगे, ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स, ये भी इस कैटेगरी में आ जाएगा, ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक पढ़े, इनऑर्गेनिक पढ़े, अभी पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स क्या है, जिसके अंदर ऑक्सीजन रहेगा, एक ऐसा एसिड जिसके अंदर क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो एसिड है, और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी रहेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, मतलब ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, एसिड्स इन व्हिच ऑक्सीजन is present, oxygen atom is present, oxygen atom is present along with hydrogen atom, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये एक ऑक्सी एसिड है, क्योंकि देखो इस एसिड के अंदर हाइड्रोजन तो है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी है, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक ऑक्सी एसिड एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एक ऑक्सी एसिड है, देखो इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, मतलब ये भी एक ऑक्सी एसिड हो जाएगा। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, ऑक्सी एसिड के बाद और क्या एसिड पढ़ेंगे हम लोग, और कैटेगरी क्या है, हाइड्रासीड्स, दूसरा है हाइड्रासीड्स। हाइड्रासीड्स, हाइड्रासीड्स क्या है, हाइड्रासीड्स के अंदर क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट रहेगा। हाइड्रासीड्स के अंदर क्या रहेगा, क्योंकि हाइड्रासीड्स एक एसिड है, मतलब इसके साथ इसमें तो हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हाइड्रासिड क्या है, एक तरीके का एसिड है, और एसिड में हाइड्रोजन रहता ही है, इसलिए हाइड्रासिड्स में क्या हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या रहेगा, एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट रहेगा। क्या रहेगा, एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट रहेगा, मतलब हाइड्रासिड में क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा और एक नॉन मेटल रहेगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, हाइड्रासिड्स। समझ में आ रहा है, जैसे मतलब इसमें लिखेंगे क्या, एसिड्स इन व्हिच hydrogen is present along with a non-metallic element, उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, उसी को बोलेंगे हाइड्रासिड। एग्जाम्पल क्या होगा, देखो एग्जाम्पल तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि HCl, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तुम्हारा क्या है, एक हाइड्रासिड है, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या हाइड्रोजन है और क्लोरीन तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल है, मतलब ये एक हाइड्रासिड हो गया जिसके अंदर हाइड्रोजन भी है, एक नॉन मेटल भी है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। उसका मान लो HBr, ये तुम्हारा क्या, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, या सिर्फ ब्रोमिक एसिड भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन भी है और ब्रोमीन तुम्हारा नॉन मेटल है, मतलब ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइड्रासिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डिपेंडिंग ऑन सोर्सेस के हिसाब से इस चारों तरीके का एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, ऑक्सी एसिड और हाइड्रासिड, लेकिन मेन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये दो मेन है तुम्हारा। ठीक है, ये हो गया डिपेंडिंग ऑन सोर्सेस। अच्छा, ये पहला क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ लिए कि सोर्सेस के अगर हम सोर्सेस के हिसाब से अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो कितने तरीके का एसिड होगा, कितने तरीके का एसिड हम लोगों को दिखने को मिलेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट कैटेगरी आएगा डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी, बेसिसिटी के हिसाब से कितने तरीके का एसिड होता है। दूसरा वाला होगा डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी, बेसिसिटी के हिसाब से कितने तरीके का एसिड होता है। देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये बेसिसिटी क्या है, व्हाट इज बेसिसिटी। देखो बेसिसिटी मतलब जब एक मॉलिक्यूल एसिड को तुम एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, एक मॉलिक्यूल एसिड को जब तुम एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो वो कितना H3O+ आयन प्रोड्यूस करता है, कितना H3O+ आयन प्रोड्यूस करता है, वही तुम्हारा बेसिसिटी है। मतलब क्या, बेसिसिटी एक नंबर है, ये बेसिसिटी क्या है, एक नंबर है। जब एक मॉलिक्यूल एसिड को तुम कोई भी एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो वो कितना नंबर ऑफ H3O+ आयन प्रोड्यूस करेगा,
उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो उस बेसिसिटी के ऊपर डिपेंड करके एसिड का तीनों कैटेगरी आता है। ठीक है, एक आता है तुम्हारा मोनोबेसिक एसिड्स, दूसरा है डाइबेसिक एसिड्स, तीसरा है ट्राइबेसिक एसिड्स। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है मोनोबेसिक एसिड्स। ठीक है, अच्छा मोनोबेसिक एसिड्स क्या है, देखो एसिड को जब तुम आयोनाइजेशन करोगे, मतलब एसिड को कोई भी अगर तुम एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या वो सिर्फ एक तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। क्या बोले, एसिड को जब तुम कोई भी वाटर सॉल्यूशन में डालोगे या कोई भी एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो वो सिर्फ एक तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये जो H3+ आयन है ना, ये एक तो प्रोड्यूस करेगा, ओनली वन। उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, मोनोबेसिक एसिड्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मोनोबेसिक एसिड है, क्योंकि HCl को जब तुम पानी में डालोगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक तो H3+ आयन प्रोड्यूस करेगा, ओनली वन H3+ आयन, ओनली वन H3+ आयन प्रोड्यूस करेगा। इसलिए ये तुम्हारा क्या हो गया, मोनोबेसिक एसिड। मतलब मोनोबेसिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसको तुम आयनाइजेशन करोगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो सिर्फ एक तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है पर एसिड। मतलब एक तो एसिड से सिर्फ एक तो H3+ आयन तुम्हें मिलेगा। समझ में आ रहा है, उसी को मोनोबेसिक एसिड बोला जाता है। ऐसा वो और भी है, जैसे HCl है मोनोबेसिक एसिड, उसके बाद HBr है, ठीक है, उसके बाद HNO3 है, ये सब तुम्हारा मोनोबेसिक एसिड है। सभी को अगर तुम पानी में डालोगे तो सिर्फ एक तो H3+ में मिलेगा। सब तुम्हारा क्या है, मोनोबेसिक एसिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आते हैं डाइबेसिक एसिड्स। देखो डाइबेसिक नाम से ही मालूम हो रहा है, डाई मतलब क्या, दो, मोनो मतलब क्या है, एक, डाई मतलब दो। मतलब डाइबेसिक एसिड क्या है, एक ऐसा एसिड है जिसको तुम आयनाइजेशन करोगे, पानी में डालोगे तो दो ठो H3+ तुम्हें मिलेगा। जैसे मोनोबेसिक एसिड में क्या एक ठो मिल रहा था, डाइबेसिक एसिड में तुम्हें H3+ दो ठो मिलेगा। समझ में आ रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, डाइबेसिक एसिड्स। जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे H2SO4 है, डाइबेसिक एसिड्स। ठीक है, उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड्स है, COOH2, ये डाइबेसिक एसिड्स है। ठीक है, उसके बाद जैसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ये तुम्हारा डाइबेसिक एसिड्स है। ठीक है, उसके बाद सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरस, ये सल्फ्यूरस H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, ये भी तुम्हारा डाइबेसिक एसिड है। ठीक है, अगर हम मान लो एग्जाम्पल से हम तुमको दिखाएंगे, मान लो H2SO4 दिखा रहे हैं, तो H2SO4 क्या, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको अगर तुम पानी में डालोगे तो दो ठो पानी लगेगा। ठीक है, क्या होगा, H3+ तुम्हारा क्या, दो ठो H3+ तुम्हें मिलेगा। ठीक है, प्लस क्या रहेगा, SO4 2-, ऐसा रिएक्शन होगा। देखो H2SO4 को पानी में डाले तो कितना H3+ तुम्हें मिलेगा, दो ठो मिला, मतलब ये तुम्हारा क्या, डाइबेसिक एसिड है। तो इस तरीके से ये सभी तुम्हारा डाइबेसिक एसिड है, सभी को तुम पानी में डालोगे तो दो ठो करके तुम्हें H3+ मिलेगा, इसलिए वो डाइबेसिक है। समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक तो एक्सेप्शन है, इस डाइबेसिक एसिड में एक तो एक्सेप्शन है। ठीक है, क्या एक्सेप्शन है ये भी हम बता दे रहे हैं। देखो एक्सेप्शन है एक ऐसा डाइबेसिक एसिड, ठीक है, हाँ तुमको यहाँ पे सवाल पूछेगा कि H3PO3 ये कैसा एसिड है, डाइबेसिक एसिड है या मोनोबेसिक एसिड है या ट्राइबेसिक एसिड है, H3PO3। ठीक है, देखो अगर पूछेगा कि H3PO3 ये क्या एसिड है, डाइबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, तुम क्या बोलोगे कि H3PO3 एक डाइबेसिक एसिड है। क्यों हम बता रहे हैं, H3PO3 एक डाइबेसिक एसिड है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये H3PO3 क्या तुम्हारा क्या है, ये P क्या है, एक्चुअली P मतलब फॉस्फोरस है, P फॉस्फोरस है। ठीक है, अच्छा P तुम्हारा फॉस्फोरस है। ठीक है, अच्छा ये H3PO3 डाइबेसिक एसिड क्यों है, इसको आंसर मालूम करने के लिए पहले तुम्हें H3PO3 का स्ट्रक्चर मालूम करना पड़ेगा कि H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसा है। देखो H3PO3 का स्ट्रक्चर लगभग इस तरीके से होता है, फॉस्फोरस, P मतलब फॉस्फोरस, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड ऐसे जुड़ा रहेगा। ठीक है, एक तो हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा रहेगा और बाकी दो ठो यहाँ पे क्या रहेगा, HO रहेगा, मतलब OH। ठीक है, अच्छा देखो H3PO3 तुम्हारा डाइबेसिक एसिड इसलिए है क्योंकि ये जो फॉस्फोरस के साथ जो ये जो OH है ना, ये दो ठो OH निकल जाएगा। जब तुम इस एसिड को पानी में डालोगे, पानी में डिसॉल्व करोगे, तब ये दो ठो OH माइनस आयन निकल जाएगा, निकल के क्या दो ठो H3+ आयन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ये H3PO3 डाइबेसिक एसिड है। ठीक है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। तुम बोलोगे सर ये तो दो OH मिलके क्या दो H3+ आयन प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पे और भी तो एक हाइड्रोजन है ना, तो ये कहाँ जाएगा। समझ में आ रहा है सवाल। लेकिन देखो ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम तुम क्या रिलीज नहीं होगा,
क्योंकि इस फॉस्फोरस के साथ जो जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है, इसको ब्रेक करना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। इसलिए कभी भी ये हाइड्रोजन तुम्हारा क्या रिलीज नहीं होगा, इसको तुम रिप्लेस नहीं कर सकते। दिस इज नॉन रिप्लेसेबल, इस हाइड्रोजन को तुम रिप्लेस नहीं कर पाओगे, सिर्फ ये दो OH एटम रिप्लेस होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है, और ये दो OH जो आयन है ये और पानी मिलके दो ठो H3+ आयन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ये डाइबेसिक एसिड है। समझ में आ रहा है? तो ये सवाल आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल पूछेगा कि H3PO3 क्यों डाइबेसिक एसिड है, इसके लिए तुम्हें डायग्राम जो हम तुमको दिखाए इसको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा, थर्ड कैटेगरी में आते हैं ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड्स, ट्राई मतलब क्या, तीन ठो, मतलब क्या, एक ऐसा एसिड जो आयोनाइज होकर तीन ठो H3+ आयन प्रोड्यूस करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे ट्राइबेसिक एसिड। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, देखो H3PO4, इसका नाम है क्या, फॉस्फोरिक एसिड, ये तुम्हारा ट्राइबेसिक एसिड है। उसके बाद साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड ये भी तुम्हारा ट्राइबेसिक एसिड है। फॉर्मूला क्या है साइट्रिक एसिड का, देखो साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, इसको हम थोड़ा लिखते हैं ऐसे इस तरीके से। देखो साइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला होगा C3H5OCOOH होल थ्राइस, ये है साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला। C3H5O ब्रैकेट में COOH होल 3, ये साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। तो ये तीनों दो तुम्हारा एग्जाम्पल क्या है ट्राइबेसिक एसिड का, ठीक है। मतलब क्या, इसको इस ट्राइबेसिक एसिड को अगर तुम पानी में या एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो तुम्हें 3 ठो H3+ मिलेगा, इसलिए यह ट्राइबेसिक एसिड है, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा एसिड का क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी, कि बेसिसिटी के हिसाब से हम लोग एसिड को कैसे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग मोनोबेसिक एसिड पढ़े, डाइबेसिक एसिड पढ़े, ट्राइबेसिक एसिड पढ़े। अगर हम तुमको पूछे कि मोनोबेसिक एसिड का बेसिसिटी बताओ, कि मोनोबेसिक एसिड का बेसिसिटी क्या है, तुम क्या बोलोगे? मोनोबेसिक एसिड का बेसिसिटी है 1। क्यों? क्योंकि मोनोबेसिक एसिड एक ठो H3+ आयन प्रोड्यूस करता है, इसलिए मोनोबेसिक एसिड का बेसिसिटी 1 है। डाइबेसिक एसिड का बेसिसिटी बताओ, डाइबेसिक एसिड का बेसिसिटी कितना होगा? 2, क्योंकि डाइबेसिक एसिड 2 ठो H3+ आयन प्रोड्यूस करता है एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो। ट्राइबेसिक एसिड का बेसिसिटी क्या है? ट्राइबेसिक एसिड का बेसिसिटी क्या है? 3, क्योंकि ट्राइबेसिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन में डालने के बाद 3 ठो H3+ आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, सवाल ऐसा पूछा जाता है कि एक ऐसा एसिड बताओ जिसका बेसिसिटी 4 है, एक ऐसा एसिड बताओ जिसका बेसिसिटी 4 है। हम तो 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, तो एक ऐसा एसिड बताओ जिसका बेसिसिटी 4 है, ठीक है। ये सवाल पूछता है, तो ये एसिड है, इस एसिड का नाम है, ये देख के जाना, इस एसिड का मतलब एक इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम है सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड क्या बोले? सिलिसिक एसिड, SILICIC, सिलिसिक एसिड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? H4SiO4, SI मतलब सिलिकॉन, H4SiO4 सिलिसिक एसिड, इसका बेसिसिटी 4 है, ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अच्छा, और भी 2 तरीके का एसिड होता है। देखो ये हम लोग 2 कैटेगरी पढ़ लिए डिपेंडिंग ऑन द बेसिसिटी, एंड इसके डिपेंडिंग ऑन द बेसिसिटी ये पढ़े मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, और इससे पहले और भी एसिड का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। तो ये 2 तरीके का क्लासिफिकेशन हम होता है, लेकिन ये 2 छोड़ के भी और भी 2 तरीके का एसिड होता है। एक एसिड को बोला जाता है कंसनट्रेटेड एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड, दूसरा है डाइल्यूट एसिड, ठीक है। देखो कंसनट्रेटेड एसिड मतलब क्या? रॉ एसिड, मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसिड। एसिड को जब तुम फ्रेशली प्रिपेयर कर रहे हो, फ्रेशली प्रिपेयर एसिड जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, एकदम फ्रेश एसिड है, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, उसको बोला जाता है कंसनट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या है? इसके अंदर क्या? पानी मिलावट रहेगा, मतलब पानी रहेगा इस एसिड के अंदर, मतलब कोई भी एसिड तुम लिए और उसको पानी में डाल दिए, उसमें उसके अंदर क्या थोड़ा सा पानी मिला दिए, उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट एसिड, ठीक है। और कंसनट्रेटेड एसिड क्या होगा? इसमें कोई पानी वानी नहीं रहेगा, यह फ्रेश एसिड होगा। समझ में आया? अच्छा, कॉन्सनट्रेटेड एसिड क्या है? बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि ये कॉन्सनट्रेटेड एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसमें कोई मिलावट रहता नहीं है। और डाइल्यूट एसिड क्या है? इसके अंदर पानी मिलावट रहता है, मतलब डाइल्यूट एसिड का जो कैपेसिटी है, जो रफनेस है, वो बहुत ही कम होगा,
क्योंकि ये तो ओरिजिनल एसिड है लेकिन उसके अंदर पानी भी मिलावट दिया हुआ है, मतलब कि एसिड का जो इंटेंसिटी है वो घट गया, इसीलिए डाइल्यूट एसिड क्या बहुत ही थोड़ा सा वीक हो जाएगा कॉन्सनट्रेट एसिड के मुकाबले। ठीक है, तो ये भी दो तरीके के एसिड होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग एसिड स्टार्ट कर दिए। ठीक है, एसिड ये चलेगा, अभी थोड़ा और भी है एसिड के बारे में, क्योंकि इसके बाद जब तुम पढ़ोगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड मिलेगा कि एसिड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बहुत तरीके के एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद बेस है और सॉल्ट भी है। ठीक है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट दिन हम लोग इस क्लासेस को और आगे लेके जाएंगे। थैंक यू।